हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाज नहीं आ रहा ड्रैगन। लद्दाख में भारत चीन के बीच हो सकती है बड़ी झड़प। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बताएंगे दोस्तों किसने ये बात कही है, कौन से रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर आर्थिक तंगहाली के बीच भी नहीं मान रहा पाकिस्तान, भारत को पानी को लेकर देना पड़ा ये नोटिस। जी हाँ, साथ ही साथ आपको लेकर चलेंगे बड़ी खबर में, जहाँ पर फिजी में चीन की बड़ी फजीहत। जी हाँ दोस्तों, पीएम ने तोड़ा सुरक्षा समझौता, बोले हमारे यहाँ काम करना बंद करे चीनी पुलिस। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप भी मानते हैं कि अपना भारत महान है दोस्तों और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर बाज नहीं आ रहा ड्रैगन। लद्दाख में भारत चीन के बीच हो सकती है बहुत बड़ी झड़प। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सीमा पर और अधिक झड़पें हो सकती हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सुरक्षा आकलन का हवाला देते हुए कहा है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बीजिंग का क्षेत्र में सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह आकलन लद्दाख पुलिस द्वारा एक नए गोपनीय शोध पत्र का हिस्सा है, जिसे 20 से 22 जनवरी तक आयोजित शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने एक सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। सीमा पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प जून 2020 में गलवान घाटी में भीषण संघर्ष के रूप में पहली बार सामने आया था। लद्दाख में भीषण संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में काफी गिरावट आई है। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्तों में दशकों बाद खटास आई है। इससे न सिर्फ सैन्य बल्कि कूटनीतिक वार्ता भी प्रभावित हुई है। इस संघर्ष में भारत की तरफ से एक कमांडर सहित 20 जवानों ने शहादत दी थी। जी हाँ, इसके बाद पिछले सितंबर में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर झड़प सामने आई थी। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर महीने में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों पक्षों के बीच एक ताजा झड़प हुई है। हालांकि इसमें कोई मौत नहीं हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा है कि आकलन सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी और वर्षों से भारत चीन सैन्य तनाव के पैटर्न पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसने दावा किया है कि भारतीय सेना ने इस टिप्पणी का अनुरोध का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये मूल्यांकन महत्व रखता है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय ने भी टिप्पणी का अनुरोध का जवाब नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर के लिए, उससे पहले जो ये रिपोर्ट तैयार की गई है दोस्तों, और इसमें क्लियर कहा गया है कि ड्रैगन ही बाज नहीं आ रहा और लद्दाख में भारत चीन के बीच फिर एक बार झड़प हो सकती है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना हमेशा की तरह अलर्ट है, आगे भी अलर्ट रहेगी और चाइना को माकूल जवाब मिलेगा चाहे किसी भी परिस्थिति हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। चलते और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहाँ पर आर्थिक तंगहाली के बीच भी नहीं मान रहा पाकिस्तान, भारत को पानी को लेकर देना पड़ गया ये बड़ा नोटिस। बताते आर्थिक संकट में घिरे होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। ये संधि सितंबर 1960 में हुई थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की ओर की गई कार्रवाइयों ने जल संधि के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। सूत्रों के अनुसार सरकार का कहना है कि भारत पाकिस्तान के साथ जल संधि का अक्षरश लागू करने का समर्थक और जिम्मेदार भागीदार रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने भारत को जरूरी नोटिस जारी करने के मजबूर कर दिया। भारत सरकार की ओर से जारी नोटिस का मुख्य मकसद पाकिस्तान को समझौते के उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों की मोहलत देनी पड़ी है। ये पहली बार है जब भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन की मांग की है। जी हाँ, भारत ने संबंधित आयुक्तों के माध्यम से 25 जनवरी को पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। पाकिस्तान को ये नोटिस 1960 की सिंधु जल संधि बोले तो IWT के अनुच्छेद 12 के 3rd पार्ट के अनुसार जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहाँ पर फिजी में हुआ चीन का बहुत बड़ी फजीहत। पीएम ने तोड़ा सुरक्षा समझौता, बोले हमारे यहाँ काम करना बंद करे चीनी पुलिस। जी हाँ दोस्तों, बता दे बड़ी खबर आपको, जहाँ कभी जिस देश में चीन का दबदबा था अब उसे वहाँ भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित देश फिजी की। फिजी के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा है कि चीन की पुलिस को अब उनके देश में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिजी टाइम्स के मुताबिक प्रधानमंत्री सितवनी राबुका ने कहा कि चीनी सुरक्षा कर्मियों को फिजी पुलिस बल के साथ काम जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके देश का सिस्टम प्रणाली बहुत अलग है। जी हाँ, फिजी और चीन के बीच साल 2011 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके तहत फिजियन पुलिस अधिकारियों को चीन में प्रशिक्षण दिया गया और चीनी अधिकारियों को 3 से 6 महीने के लिए अटैचमेंट प्रोग्राम के लिए फिजी में तैनात किया गया। सितंबर 2021 में फिजी में एक चीनी पुलिस संपर्क अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच पुलिस सहयोग के प्रयास नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। जी हाँ दोस्तों, अब फिजी के पीएम ने चीन को झटका देते हुए
कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे अन्य देशों के अधिकारी उनके यहाँ रह सकते हैं क्योंकि उनका सिस्टम फिजी के जैसा ही है। उन्होंने कहा हमारी लोकतंत्र की प्रणाली और न्याय प्रणाली अलग अलग है, इसीलिए हम उन लोगों की ओर रुख करेंगे जो समान प्रणाली को अपनाते हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ा और करारा झटका मिला है दोस्तों चीन को फिजी की तरफ से। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां चीन की अर्थव्यवस्था हुई पंचर, भारत से भी आधी जीडीपी की रफ्तार 48 साल में सबसे नीचे आई। जी हां, चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो बोले तो एनबीएस के अनुसार देश की वार्षिक जीडीपी वृद्धि 3% गिर गई है, जो कि 2022 में 5.5% के आधिकारिक लक्ष्य से बहुत कम है। चीन की इस सुस्त आर्थिक रफ्तार से दुनिया भर में छाई आर्थिक मंदी को बल मिल सकता है। फाइनेंशियल पोस्ट के मुताबिक दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उप प्रधानमंत्री लियू हे ने चीन और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चिंताओं और चुनौतियों पर बात करते हुए कहा कि चीन पिछले 5 सालों से कठिन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हमने सभी प्रकार की अप्रत्याशित घटनाओं का अनुभव किया है और दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में गहरा परिवर्तन देखा। इसीलिए इस वर्ष की आर्थिक वार्षिक बैठक का विषय एक खंडित विश्व में सहयोग अधिक प्रासंगिक नहीं हो सकता। यानी कि दोस्तों अक्टूबर 2022 में आईएमएफ द्वारा प्रकाशित पूर्वानुमानों की तुलना में चीन की जीडीपी वृद्धि में बहुत ज्यादा कमी आई और भारत से भी नीचे पहुंच गई है। जी हां, चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट भारत के अनुमानित वृद्धि दर 7% से करीब आधी से भी कम चली गई है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए अपना पूर्वानुमान 6.9% तय किया है। इसमें अगर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है दोस्तों, तो मेरा भारत महान कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। लॉन्ग लिव मोदी जी तो जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जी हां, कश्मीर पर थर्ड अंपायर बनने को बेकरार है ब्रिटेन, क्योंकि इधर पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बुलाया गया है ब्रिटेन द्वारा। बता दें भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटेन के साम्राज्यवाद का सितारा डूबे 75 साल बीत चुके हैं। इस दौरान भारत ने तेजी से विकास किया और आज ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया चीन के साथ वाली खबर में। और एक दुनिया की बड़ी शक्ति बन गया है ब्रिटेन अपना भारत। लेकिन ब्रिटिश सिस्टम अभी भी भारत को लेकर अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता बाहर नहीं निकल पाया है। आज भी रह रहकर पाकिस्तान को लेकर उसका पूर्वाग्रह दिख जाता है। अब पाकिस्तान और ब्रिटेन की सेना ने संयुक्त रूप से इंग्लैंड में क्षेत्रीय स्थिरता सम्मेलन की मेजबानी करने का फैसला किया है। इस सम्मेलन में अन्य बातों के अलावा कश्मीर विवाद पर चर्चा होगी। ब्रिटेन का ये कदम ऐसे समय में होने जा रहा है जब कुछ दिन पहले ही वहां की सरकारी ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने विदेश विभाग के निर्देशों के साथ गुजरात दंगों को लेकर डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की है। ऋषि सुनक सरकार के निमंत्रण पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर 5 से 8 फरवरी के बीच विल्टन पार्क में 5वें संयुक्त यूके पाक स्थिरीकरण सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। विल्टन पार्क ब्रिटेन के विदेश कार्यालय की एक कार्यकारी एजेंसी है जो रणनीतिक चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करती है। ब्रिटेन के सेना प्रमुख जनरल PNYM सैंडर्स इस कार्यक्रम की सह मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन की थीम दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता, भू राजनीति और अन्य चुनौतियों की वापसी है। जी हां दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर क्या भारत पाकिस्तान के बीच चल रही है गुप्त बातचीत। क्या भारत आएंगे बिलावल भुट्टो। जी हां दोस्तों, मुक्तदर खान ने कर दिया है अब तक का सबसे बड़ा दावा। आपको बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को लेकर इन दिनों अटकलों का बाजार गर्म है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत बिल्कुल बंद है, लेकिन दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच गुपचुप तरीके से बातचीत जारी है। इस मामले में पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार का बयान आया और उन्होंने कहा कि इन दावों में कोई दम नहीं है। हिना रब्बानी खार ने पाकिस्तान की संसद में बयान देते हुए कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान की कोई गुप्त बातचीत नहीं चल रही है। इस मामले पर इस्लामिक स्टडीज के जानकारी मुक्तदर खान का कहना है कि इसमें कोई बात नहीं है कि इस तरह की अफवाहें हैं कि भारत और पाकिस्तान गुप्त बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसमें सबसे रोचक चीज तो यह है कि हिना रब्बानी खार जो पहले उच्च पद थी वो अब उससे नीचे वाले पद पर काम कर रही है। पाकिस्तान इस चीज को प्रोटेक्टेड ज्यादा कर रहा है और ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच गुप्त बातचीत नहीं है, ये कहना सही नहीं होगा। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान से बातचीत करनी है तो किसी देश को दो विदेशी नीतियों पर ध्यान देना होता है, पहली इस्लामाबाद के साथ तो दूसरी रावलपिंडी के साथ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच की तकरार सभी को पता है, उनके बीच कोई बातचीत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिना रब्बानी खार का कहना है कि इस्लामाबाद के साथ तो कोई बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन रावलपिंडी के साथ चल रही है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या बिलावल भुट्टो भारत भगते हुए आएंगे दोस्तों या फिर नहीं आएंगे, और क्या सही रहेगा अपने भारत के लिए? राय सुझाव जरूर दीजिएगा आप लोग। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां इमरान खान ने पीटीआई नेता फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की निंदा, कहा मुझे चुप कराने की हो रही है बहुत बड़ी कोशिश। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री
इमरान खान ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तार करने और चुप कराने की कोशिश की जा रही है। उनका ये बयान पीटीआई नेता फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद आया। हालांकि खान ने कहा कि उन्हें मौत या हिरासत से डर नहीं लगता क्योंकि उन्होंने मौत को बहुत करीबी से देखा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि देश की न्यायपालिका को मौजूदा स्थिति में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और जिन लोगों ने उन्हें अदालत के सामने पेश नहीं किया उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जिस तरीके से नेतृत्व किया जा रहा है उससे देश का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। उन्होंने देश के लोगों से अपनी आवाज बुलंद करने का भी आह्वान किया है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिकी सांसद का बड़ा दावा, पाकिस्तान में मौजूद एनजीओ के आतंकी संगठनों से संबंध फंडिंग रोकने की मांग। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के सांसद माइकल मैककॉल ने पाकिस्तान में स्थित एक अमेरिकी एनजीओ पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एनजीओ अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से मानवीय सहायता भी हासिल कर रही है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए यूएम एजेंसी बोले तो यूसैड के प्रमुख को लिखे एक पत्र में हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष व सांसद माइकल मैककॉल ने एनजीओ को फंडिंग निलंबित करने और इन आरोपों की गहन जांच करने की मांग की है। मैककॉल ने कहा कि इन आरोपों की जांच पूरी होने तक फंडिंग को तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए, रोक दिया जाना चाहिए। उन्होंने पत्र में गहरी चिंता जताई है कि उनके कार्यकाल से 8 महीने से अधिक समय पहले ही इन आरोपों के बारे में यूसैड को जानकारी दी थी कि मानवीय सहायता हासिल करने वाली एनजीओ आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये अमेरिकी सांसद का दावा बिल्कुल सही होगा क्योंकि पाकिस्तान है ही आतंकवाद देश, यानी आतंकवादियों को पालता है दोस्तों, और ये बात भारत भी बार बार कहता आया है और उसको कहा है कि कृपया करके आतंकवादियों को घटाओ तभी हम आपके साथ बैठेंगे। और अब अमेरिकी सांसद ने ये बड़ा दावा कर दिया है दोस्तों। बहरहाल इस पर आपकी क्या निजी राय होगी कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर रुपए का महापतन, सऊदी ने भी छोड़ा साथ, भीख मांग रहे पाकिस्तान का अब होगा श्रीलंका जैसा हाल। कैसे बता दें, पाकिस्तान में आर्थिक बर्बादी के बीच रुपया लगातार दिन नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। पाकिस्तानी रुपए में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई और शुक्रवार को $1 के बदले 268.30 तक पहुंच गया, जो अपने आप नया रिकॉर्ड है। पाकिस्तानी रुपया जहां अपने सबसे निचले स्तर पर चल रहा है तो वहीं शहबाज सरकार ने IMF के आगे घुटने टेक चुकी है। शहबाज सरकार श्रीलंका जैसी हालत होने से बचाने के लिए पाकिस्तानी जनता पर टैक्स का महाबम फोड़ने जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों सऊदी अरब, चीन और यूएई ने साफ साफ कह दिया था कि वे अब बिना शर्त के एक पैसा भी नहीं देंगे। पाकिस्तान में यह आर्थिक संकट तब से चल रहा है जब देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा है। अधिकारियों ने आशा जताई है कि रुपए की लगातार गिरावट से अब IMF का दिल पिघलेगा और पाकिस्तान को लोन मिलने का रास्ता साफ होगा। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान हर तरफ से लगातार तबाही की कगार पर पहुंच रहा है। देश में जहां खाद्यान्न की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो वहीं पाकिस्तान में पिछले दिनों एक दिन से ज्यादा समय के लिए बिजली गुल हो गई। जी हाँ, बात करते दोस्तों एक और खबर की, जहां भारत चीन की स्थिति पर यूएस की पैनी नजर। जो बाइडेन प्रशासन ने कहा अमेरिका के लिए भारत है अहम साझेदार। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन सीमा स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि हम सीमा संघर्षों के संबंध में स्थिति की व्यापक रूप से निगरानी कर रहे हैं, लेकिन हमें यह सुनकर खुशी हुई कि कम से कम दिसंबर में दोनों पक्ष यानी भारत और चीन पीछे हट गए हैं। वेदांत पटेल ने भारत और अमेरिका के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग के भविष्य पर कहा कि भारत व्यापार सहयोग, सुरक्षा सहयोग और तकनीकी सहयोग सहित कई क्षेत्रों में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अपने समकक्ष जैक सुलिवन सहित शीर्ष अमेरिकी नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए महत्वपूर्ण दौरे से पहले जो बाइडेन प्रशासन ने कहा कि भारत अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने गुरुवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि भारत कई क्षेत्रों में अमेरिका का पसंदीदा साझेदार है और जिसमें व्यापार सहयोग भी शामिल है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बेशक इसमें सुरक्षा सहयोग शामिल है, इसमें तकनीकी सहयोग भी शामिल है। मैं प्रक्रिया से बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं या किसी विशेष बैठक से आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। पटेल ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर जमाल खशोगी की हत्या का पूर्व विदेश मंत्री ने उड़ाया मजाक, सऊदी युवराज को बताया सबसे बड़ा नेता। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो इन दोनों अपनी किताब को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी किताब में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। दरअसल उन्होंने सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या मामले में अपने ही देश के मीडिया का मजाक उड़ाया है और उनकी आलोचना की है। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में सऊदी के मौजूदा युवराज मोहम्मद बिन सलमान की भी जमकर तारीफ की और उन्हें मौजूदा दौर से सबसे बड़े नेताओं में से एक बताया है। बता दें कि सऊदी अरब मूल के अमेरिकी पत्रकार जमाल खशोगी की तुर्की में दूतावास से अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या का आरोप सऊदी अरब की सरकार पर लगा था। इसे लेकर पूरी दुनिया में खूब हंगामा हुआ था, आप सभी जानते होंगे दोस्तों। और
सऊदी सरकार पश्चिमी देशों के निशाने पर आ गई थी। अब माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में खुलासा किया कि जमाल खशोगी हत्याकांड के बाद सऊदी अरब का दौरा कर मैंने एक तरह से अमेरिकी मीडिया जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य की बिल्कुल परवाह नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मीडिया को सच्चाई की समझ नहीं है और बेवजह हंगामा करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ रहा भारत का कद। जो बाइडेन प्रशासन ने कहा अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण साझेदार है भारत। जी हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन सहित शीर्ष अमेरिकी नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कहा कि भारत अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से कहा कि भारत कई क्षेत्रों में अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है, इसमें व्यापार क्षेत्र भी शामिल है। जो बाइडेन के प्रशासन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि और हाँ, इसमें सुरक्षा सहयोग भी शामिल है, तकनीकी सहयोग भी इसका हिस्सा है। पटेल ने कहा कि वो आगामी बैठकों के मद्देनजर इस पर अधिक जानकारी नहीं देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका संबंध हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने बृहस्पतिवार को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर कहा कि भारत की परिवर्तनकारी यात्रा में अमेरिका उसका अहम सहयोगी रहा। संधू ने भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना और सांसद थानेदार के साथ यहां भारतीय समुदाय के लोगों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। राजदूत ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों देश स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में आपसी आदान प्रदान से लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अमेरिका भी अब कह रहा है कि भारत उसके लिए बहुत जिम्मेदार और बहुत अहम साझेदार है और ऐसे में भारत का साथ कभी अमेरिका नहीं छोड़ने वाला। दोस्तों अब ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो, क्या वाकई में भारत का लोहा मान रहा है अमेरिका, या फिर दोस्तों कहीं बहुत बड़ी जाल में फंसाने की अमेरिका भी कोशिश कर रहा है? क्योंकि इससे पहले भी रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, जहां पर चीन के बाद अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया था दोस्तों कि अमेरिका मीठी गोली देकर के भारत को काटने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल आपकी जो भी इस पर निजी राय हो बताइएगा जरूर, लेकिन भारत को इतना पता है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना। आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुएज नहर आर्थिक जोन में भारतीय उद्योगों को मिलेगी विशेष जगह। भारत मिस्र के बीच बनी ये सहमति बता दे, भारत और मिस्र ने फिर से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के बीच गुरुवार को हुई वार्ता के दौरान इस पर सहमति जताई थी। इस बैठक में दोनों नेताओं ने साझा हितों को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की थी। बैठक के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मिस्र की सरकार सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों के लिए एक विशेष क्षेत्र को आवंटित करने की संभावना पर विचार कर रही है। इसके लिए भारत सरकार मास्टर प्लान का सुझाव दे सकती है। बता दें कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली सुएज नहर दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक व्यापार का लगभग 12% प्रतिदिन इस नहर से होकर गुजरता है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर भारत और हर जगह तेज टिकाऊ विकास के लिए महिलाओं की भूमिका अहम। यूएस की उप सचिव शर्मन का बयान बता दें, यूएस इंडिया एलायंस के महिला आर्थिक सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन ने कहा कि अमेरिका भारत और दक्षिण एशिया में महिला उद्यमियों को 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए जरूरी डिजिटल स्किल से लैस करने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये सच्चाई है कि महिलाएं न केवल भारत में बल्कि हर जगह तेजी से और सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शेरमन ने कहा कि कोविड महामारी से पहले एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया था कि लैंगिक समानता 2025 तक भारत की जीडीपी में 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकती है। कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा संभव होता है तो आने वाले दिनों में भारत में हर कोई बड़ा निवेश करना चाहेगा। वहीं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ऑनलाइन माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं के मुद्दे को केंद्र में रखा है। हमने महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की, एक बड़ी आबादी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, गर्भवती महिलाओं को नकद राशि दी जा रही है। जी हाँ, बात करें एक और खबर की दोस्तों, जहाँ पर सुषमा स्वराज पर पोम्पियो की टिप्पणी के विवाद के बाद दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट ने भी कर दी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया। बता दें, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हाल ही में अपनी एक किताब लॉन्च की, आपको याद होगा। पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिवन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में कई विस्फोटक दावे किए हैं। इस किताब में पोम्पियो ने भारत के विदेश मंत्रियों के साथ अपने संबंधों के बारे में लिखा है कि पोम्पियो ने भारत की दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लेकर कई विवादित टिप्पणियां की हैं। सुषमा स्वराज को लेकर पोम्पियो की अपमानजनक टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि वो पोम्पियो की किताब में सुषमा स्वराज के लिए इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बाशित ने भी पोम्पियो
पोम्पियो को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कुछ लोग किताब बेचने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। सुषमा स्वराज के लिए माइक पोम्पियो की इस्तेमाल की गई भाषा में कि मैं कड़ी निंदा करता हूं। इस बयान से उन्होंने दिखाया कि उनका दर्जा क्या है। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने अपने यूट्यूब चैनल पर दिए बयान में कहा कि पोम्पियो की किताब में लिखी बात पर यकीन करना मुश्किल है, चूंकि एक लेखक का मकसद ये होता है कि किताब बिके, इसलिए इस किस्म के लोग झूठा का सहारा लेते हैं। पोम्पियो ने जो बात लिखी उसका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। बहरहाल दोस्तों, पोम्पियो ने जिस प्रकार से सुषमा स्वराज जी को लेकर ऐसी बातें कही हैं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं सिर्फ और सिर्फ उस किताब को हाइप देने के लिए लिखी गई है और इसका इस्तेमाल आगे नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों, और भारत को इसकी निंदा करनी चाहिए, जो कि जयशंकर जी ने किया भी है दोस्तों। तो आप लोग कैसे निंदा करेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इसको लेकर। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां कैप्टन अमरिंदर हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले गवर्नर। पीएम से मोदी से अच्छे संबंध, भाजपा ने कार्यकारिणी में शामिल किया। दरअसल पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के अगले गवर्नर बन सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की टॉप लीडरशिप में इसको लेकर सहमति बन गई है। कैप्टन को नया रोल सौंपने की चर्चा इसलिए भी गर्म है क्योंकि कैप्टन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध है। तो वहीं भाजपा अमरिंदर को 83 मेंबर वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहले ही शामिल कर चुकी है। कैप्टन को गवर्नर बनाए जाने के बारे में पूछने पर पंजाब भाजपा के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि उन्हें इस बारे में भी कुछ नहीं जानकारी। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे इस पर दोस्तों, क्या अमरिंदर सिंह को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया जाना चाहिए दोस्तों? आप लोग क्या कहते हैं अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।